हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोस पर। और आज हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस को कवर करने वाले हैं 23 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। और जल्द ही आपके लिए अक्टूबर फर्स्ट वीक का सेशन जो है वो भी बैक टू बैक जो है वो लाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाए किए बहुत ही बेहतरीन सेशन की इस मोटिवेशनल कोट के साथ में कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा और तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ और क्विज जो है वो भी अवेलेबल होंगे। आप लोग जरूर जो है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन के अंदर कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया गया है और भारत की स्थिति अभी वर्तमान में एजुकेशन को लेकर क्या है। तो 2022 की यूनेस्को की रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कितनी कारगर साबित हो रही है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि गुजरात हाईकोर्ट पहला ऐसा हाईकोर्ट बना था जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो की गई थी। लेकिन क्या वाकई में ये फायदेमंद है? चलिए बात करेंगे हम लोग। फिर है हेट स्पीच की। तो विजुअल जो मीडिया है इसके माध्यम से हेट स्पीच जो है वो की जा रही है। विजुअल मीडिया मतलब सोशल मीडिया जो है वहां पर काफी हेट स्पीच का जो है वो बोलबाला अभी चल रहा है। बात करेंगे हम लोग रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी की। बाल मृत्यु दर में कमी आई है। बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि हमारी देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफी दुरुस्त हो रही है। उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। तो यहां पर बहुपक्षवाद जो है उसके लिए एक जमीन जो है वो तैयार हो रही है, एक आधारभूत संरचना जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो तैयार हो रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे समरकंद। एक समरकंद क्या चीज है? एक उभरती हुई दुनिया का एक लघु चित्र है, इमर्जिंग जो वर्ड है इसका एक मिनिएचर आर्ट है। इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चलिए बहुत कुछ आप लोगों को सेशन में सीखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लीजिए कि आप किसी रूम के अंदर गए हैं और आपके जाते ही ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप लोग जब एलेक्सा को आवाज देते हैं तो एलेक्सा गाना बजाती है। एलेक्सा को पूछते हैं कोई प्रश्न तो वो उसका जवाब देती है। ये पॉसिबल हो पाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन अगर इसको एजुकेशनल सेक्टर के अंदर यूज किया है हमने तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, 2022 की रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फाइंडिंग्स देखेंगे, इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या इश्यूज हैं इसको लेकर, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स इसके लिए उठाए हैं और कंक्लूजन की हम लोग बात करेंगे। बात करेंगे कि यूनेस्को ने अपने रिपोर्ट के अंदर क्या कहा है और इन तमाम बातों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। यूनेस्को ने रिसेंटली इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो स्टेटस है उसके लिए शिक्षा के अंदर एक इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है इसको जारी किया है। ठीक है, क्या फाइंडिंग्स है इसके अंदर? सबसे पहले देखिए कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निपुणता जो है इसके सापेक्षिक रूप से बहुत उच्चतम है। यानी कि हम लोग बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो जो है वो इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किया है। भारत में यह दर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने की दर जो है वो 3 गुना अधिक है। ठीक है, मतलब वैश्विक की औसत की तुलना में देखें तो 3 गुना जो है वो भारत की अधिक तेज दर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता दर जो है वो बढ़ रही है। लोग सीखने के अंदर काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आर्टिफिशियल लिटरेसी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो शिक्षा दर के अंदर बढ़ोतरी आई है। ठीक है, और भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत में सभी के लिए समान दृष्टिकोण जो है इसके लिए अपनाया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें व्यक्तिगत की बात यानी कि पर्सन टू पर्सन की बात, तो हर पर्सन जो है वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि आजकल उसकी जिंदगी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं हद तक जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए। इंडिया हैज वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच, यानी कि एक ऐसा दृष्टिकोण भारत के द्वारा अपनाया गया है जिसमें एक साइज जो है वो सबके लिए फिट होती है। मतलब एक ऐसा टी शर्ट बनाया गया है जो सबके लिए पहन सके, यानी कि हर कोई जो है उसको पहन सकता है। वैसे ही एजुकेशनल पॉलिसी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है जो सबके ऊपर जो है वो इजीली अप्लाई होता है। भारत को क्या करना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आचार नीति सिखाने पर विचार करना चाहिए। जो इसके एथिक्स हैं, टीचिंग एथिक्स, उस पर जो है वो आपको बहुत वर्क करने की जरूरत है क्योंकि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत अच्छी टर्म है, वो है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इस पर विचार करने की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम लोग बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एल्गोरिदम जो है उसका यूज किया जाता है, तो उसमें एक बेहतर सुधार की जरूरत है। जो एल्गोरिदम यूज की जा रही है, सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, उसमें जो है वो बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है क्योंकि इसमें सुधार होगा तो जितनी भी एरर्स हैं या ह्यूमन एरर्स हैं
या फिर हम लोग कहें कि मशीनी जो एरर्स हैं वो काफी हद तक दूर हो पाएंगी अगर इसके एल्गोरिदम को बहुत ज्यादा अच्छा से इंक्रीज कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों को विकसित करने में निजी क्षेत्र और पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसको शामिल करना चाहिए। अभी केवल ये गवर्नमेंट स्तर पर या फिर हम लोग कहें कि सेपरेट कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको अभी कंडक्ट करवा रही हैं। फिर हम लोग बात करें कि इक्वेलिटी की, हम लोग बात करें इसमें इंक्लूजन की और सीखने के बेहतर परिणामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई लाइसेंस बनाने के लिए गए हैं और वहां पर आपको टेस्ट ड्राइव करना पड़ता है, वो टेस्ट ड्राइव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन पर भी तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जिसके जो है वो काम है जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं। फिर है भाषाई विविधता को शामिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है वो करना चाहिए। इश्यूज क्या है? सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि डिजिटल एजुकेशन के लिए हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। तो भारत में शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए नीतियों का अभाव है, पॉलिसीज हमारे पास में प्रॉपर नहीं है, जो डिजिटल बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी कमी है। फिर धोखाधड़ी काफी ज्यादा है। आपको पता है कि साइबर जो बचा नहीं है, बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड जो है वो इंडिया के अंदर होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके उपयोग के लेकर थोड़ा सा ये धोखाधड़ी जो है हो सकती है। समीक्षात्मक सोच के बजाय रटने पर आधारित शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ पर होता क्या है कि रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बेसिकली उसका कंसेप्ट क्या है उस पर समझने की जरूरत है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी चली हुई आ रही है, जो लिटरेसी पॉलिसी चली हुई आ रही है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो इंडस्ट्री 4.0 यानी कि एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, एक बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन डिजिटल जो है सेक्टर, तो डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीबीएसई की 9th क्लास के अंदर एक जो है ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल भी किया गया है। ठीक है। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो भी शुरू किया गया है। एरावत अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म जो है उसको भी लॉन्च किया गया। ये टर्म जो है आप लोग याद रखिए, एरावत, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको स्टेटमेंट के अंदर जो है ये टर्म दे सकता है। ठीक है। और फिर नेशनल स्ट्रेटेजी की जरूरत है पूरी इंटेलिजेंस जो है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक प्रयास करने की जरूरत है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी लोगों को समझाया जा सके, सिखाया जा सके और स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट बनाया जा सके। अगर हम लोग इसकी कंक्लूजन की बात करें तो सरकार को 5I यानी कि 5 इंटेलिजेंस कौन कौन से हैं? इंक्लूसिवनेस है, ठीक है, इंडिनाइजेशन है, इनोवेशन है, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है। तो 5I जो है इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समावेशन मतलब हम लोग बात करें जो है इंक्लूजन की बात करें तो सभी लोगों को जो कि मेन स्ट्रीम से दूर हैं उनको भी शामिल किया जाए ताकि बेनिफिट फॉर ऑल ये सपना जो है वो हमारा सच हो सके। फिर स्वदेशीकरण की बात करें कि हम लोग इसके अंदर भारत के अंदर जो चीजें निर्मित हैं, भारत की जो इंटेलिजेंस है उसको काम मिले। फिर इसके अंदर इनोवेशंस को काम में लिया जाए, इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तमाम जो है ये 5 पॉइंट आप लोग को याद रखने की जरूरत है। तो 5I की जो है वो बात की गई है। चलिए फिर अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो यह भारत में शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से यूनेस्को की एक वार्षिक एनुअल रिपोर्ट के रूप में एक 4th एडिशन जो है वो जारी किया गया है। ये बहुत अच्छी जो है एक नॉलेज है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी के अंदर, नोट्स के अंदर जो है वो आप लोग इसको इंक्लूड करके चलिएगा। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इनके नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में मेंस के अंदर भी थोड़ा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि वहां पर जब आप लोग रिपोर्ट्स को लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो वैलिड नहीं सुपर वैलिड बन जाएगा। इसके हेडक्वार्टर्स कहां है? पेरिस के अंदर जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है। इसका बेसिकली मेन एम क्या है? प्रमोट टू वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। इसके माध्यम से जो है वो वर्ल्ड पीस को स्थापित करने के लिए काम किया जाता है। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है लेकिन ये मान के चलिएगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। आप लोग की कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर करेंगे आप लोग तो मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से समझा भी सकता हूं। ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों को पता है कि आजकल लाइव हेयरिंग्स जो है उसका जमाना आ चुका है, लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। ठीक है। तो जब आप लोग कई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, जज साहब जो है सामने बैठे हैं,
वो किसी से बात कर रहे हैं कि एसपी साहब से बात कर रहे हैं कि साहब ये कैसे हुआ, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर वहां पर जो है थोड़ी सी आगे बात चलती है, तो फिर वहां पे क्या करते हैं, बेसिकली उस निर्णय को सुनाते वक्त ध्यान रखा जाता है कि पूरी जनता जो है इसको देख रही है। क्या हो रहा है इससे प्रभाव? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है सीधी तौर पर, क्योंकि अगर हाईकोर्ट जैसा डिसीजन दे रहे हैं, जैसी कार्रवाई चल रही है, लोगों का विश्वास जो है वो हमारी न्यायपालिका के ऊपर बढ़ेगा, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, भारत के अंदर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है वो और भी मजबूत होगी। तो इसीलिए ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाती है कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वो अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट तो है ही, साथ में ट्रांसपेरेंट भी है। चलिए देखते हैं कि क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है और लाइव स्ट्रीमिंग बेसिकली क्यों की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, इंटरनेशनल एग्जांपल्स जो हैं वो इसके कौन कौन से हैं जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण न्यायपालिका के अंदर, ठीक है, इसका थर्ड जो बेसिकली स्टेज है ई कोर्ट का, उसके तीसरे स्टेज के अंदर अगर हम लोग बात करें किसकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो 27 सितंबर से संवैधानिक पीठ के द्वारा की जाने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण जो है वो किया जाएगा। अब जो है डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो ई कोर्ट हम लोग कहते हैं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। क्यों की जाती है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी के मामले में कहा था कि अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंचने का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 हम लोग बात करते हैं किसकी, दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम लोग जीने के अधिकार की बात करते हैं। तो जीने के अधिकार में हमको न्याय मिलना भी तो जरूरी है, तो न्याय मिलना अपने आप में जीना है। तो स्वप्निल त्रिपाठी की जो पीठ थी उसने रिसेंटली जो है 2018 के अंदर निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी भी थी, इसके द्वारा भारत में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियम जो है वो भी तैयार किए गए थे। ठीक है, अदर कोर्ट्स की बात करें तो देश के 6 न्यायालय हैं, जिसमें गुजरात सबसे पहला था। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में पहले से ही यूट्यूब की माध्यम से जो है वो सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 145 की बात करें, उसकी जो है एक सब सेक्शन है 3, इसके तहत जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर जो है वो शामिल है उसके अंदर, तो उसको डिसाइड करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ जो है वो गठित की जाती है। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कहते हैं। मतलब 5 जो न्यायाधीश हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते ही होते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी की, फिर हम लोग बात कर रहे थे इसके अंदर पब्लिक स्क्रूटनी की, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शिता है। फिर अदालतों में भीड़ भाड़ कम की जाए, मतलब घर बैठे ही जो है वो आप लोग उसको लाइव देख सकते हैं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में ही जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जिसने केस किया है, जो केस का पक्ष है विपक्ष है, दोनों लोगों को वहां पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं है फिजिकली, ऑनलाइन भी जो है इसकी प्रेजेंस की जा सकती है। ठीक है, कानूनी अनुसंधान और प्रशिक्षण के अंदर सहायक है। कानूनी यानी कि एनकरेज लीगल अवेयरनेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम है लीगल अवेयरनेस को लेकर, इसीलिए जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसके अभाव में वो अपने अधिकारों को भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन इसके लिए इश्यूज कौन कौन से, क्या इसके लिए हर्डल्स हैं? सबसे पहले डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब कुछ लोग जो हैं वो इसके लिए जानकार हैं, कुछ लोगों के पास में जानकारी नहीं है, तो एक डिवीजन जो है वो क्रिएट करता है। फिर है लेक ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है हमारे पास में। जब भी बात की जाती है किसी भी मसले पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बाधा के रूप में जरूर आता है। फिर बात करें लैक ऑफ डिग्निटी, ट्रेंड कोर्ट ऑफ ऑफिशियल्स, रिस्क ऑफ प्राइवेसी ब्रीच, गोपनीयता जो है वो भंग हो सकती है इसके अंदर, ये इश्यूज हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ केस गेटिंग, ठीक है, एंड सेंसनाइज्ड, जो भी सनसनीखेज जो केस होते हैं उसके मामले में थोड़ा सा खतरा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि केस बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि लाइव जो आपके कोर्स सॉरी लाइव जितनी भी स्ट्रीमिंग्स होती हैं उसके अंदर जज साहब मान लीजिए किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो उसका अदर एस्पेक्ट भी जो है वो जनता निकाल सकती है। तो ये बेसिकली क्या है, थोड़े से इसके इश्यूज हैं। और क्या इश्यूज हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देशों के एक सेट को मंजूरी प्रदान की गई है और शीर्ष अदालत को संवेदनशील मामलों जैसे वैवाहिक विवाद, किशोरों से जुड़े मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा, बलात्कार मामले आदि में प्रसारण को रोकने की शक्ति जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा संवेदनशील जो है वो मुद्दे बने हुए हैं।
अगर हम लोग इंटरनेशनल एग्जांपल्स की बात करें तो अमेरिका में न्यायालय में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और मौखिक बहस के प्रतिलेख की अनुमति होती है, वहां पे जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग जो है वहां पर अनुमति है। मतलब हो सकता है कि देखिए बेसिकली क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग भी ना हो तो कम से कम इतनी तो हो कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसकी रिकॉर्डिंग की जाए और उसमें कुछ ऐसे फेजेस हैं जहां को जिसको जनता को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको कट करके और पूरा का पूरा जो वीडियो है वो जनता के सामने पेश किया जाए कि देख सकते हैं आप लोग साइट पर जाकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हेट स्पीच की। विजुअल मीडियम के माध्यम से हेट स्पीच जो है वो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, यानी कि आप तो देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपस में दो एक्टर डायरेक्टर है ना, दो लोग दो पर्सन दो नेता आपस में बहुत लड़ते रहते हैं, हेट स्पीच जो है वो बोलते रहते हैं। लेकिन क्या सॉल्यूशन है, बात करेंगे हम लोग इसके अंदर, क्या कॉन्टेक्स्ट है, हेट स्पीच क्या होती है, इनकी बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। देखिए टीवी चैनलों पर बहस के माध्यम से जो हेट स्पीच है उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है और रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे जितने भी भाषण हैं जो भी स्पीच है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से करें या फिर कोई मीटिंग हो रही है वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होना चाहिए। इस पर जो है वो चिंता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जताई है। तो विजुअल मीडिया ठीक है वो क्या है, अपने आप के अंदर हेट स्पीच का वर्तमान में एक माध्यम जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो सरकार से सवाल किया है कि जब यह सब हो रहा है तो वह एक मूक दर्शक क्यों बनी खड़ी है, कुछ बोल क्यों नहीं रही, इस पे कोई डिसीजन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये उठाया है, ये बात उठाई है, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब जो है वो जल्दी ही आए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहा है कि नफरत से टीआरपी बढ़ती है। ठीक है, तो टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं और टीआरपी से लाभ होता है क्योंकि उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन एक एथिक्स जो है उसको साइड में रख दिया जाता है। तो जो एथिकल जितने भी वैल्यूज हैं उनको साइड में कर दिया जाता है, क्योंकि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चों पर यूथ पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सब क्या, ये तो सब जो है हम लोग कह सकते हैं कि एथिकल नहीं है, लेकिन इन एथिक्स को साइड में रख दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर जो है वो इच्छा जाहिर की, इच्छा मतलब एक नाराजगी जाहिर की है कि सरकार से जवाब मांगा है कि जल्द से जल्द जो है वो इसके लिए कोई ना कोई बिल संसद के अंदर पेश किया जाए। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत इस विषय पर कुछ दिशा निर्देश बनाने पर विचार करेगी और ये दिशा निर्देश विधायिका द्वारा इस मामले पर कानून बनाए जाने तक जो है वो लागू रहेंगे। जस्टिस एम जोसेफ ऋषिकेश रॉय, ठीक है, इनकी न्यायिक पीठ यह इंगित करते हुए कहा कि हेट स्पीच विभिन्न रूपों में हो सकती है। एक समुदाय का उपहास करना, दृश्य मीडिया के माध्यम से इसके प्रसार का विनाशकारी प्रभाव हो सकता है और केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि क्या उसने इस विषय पर कोई कानूनी जो है कानून बनाए जाने पर सोचा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ कुछ टीवी शो के माध्यम से हेट स्पीच पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से केंद्र को इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो है वो निर्देश की मांग की है। लेकिन बेसिकली हेट स्पीच क्या होती है वो हम लोग को जानने की जरूरत है। तो हेट स्पीच धार्मिक विश्वासों, यौन अभिविन्यास यानी कि हेट स्पीच डिफाइंस हेट स्पीच एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच राइटिंग एंड बिहेवियर दैट्स अटैक और यूज की जाती है वो किसके लिए, एक किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को आहत करने के लिए। तो एक ऐसी लैंग्वेज जो है उसके अंदर यूज की जाती है। तो ये सब जो है वो किस में आती है, हेट स्पीच के अंदर आती है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है उनके द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो कोई भी जातीयता है, राष्ट्रीयता है, नस्ल है, रंग है, वंश है, लिंग है, अन्य पहचान कारकों के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के संदर्भ में भाषण, लेखन या व्यवहार में किसी भी प्रकार से संचार के रूप में अपमानजनक भेदभावपूर्ण भाषा का उपयोग जो है वो इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 5 कोर प्रिंसिपल ऑफ एथिकल जर्नलिज्म की। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे ट्रुथ एंड एक्यूरेसी की, यानी कि सत्य और यथार्थता की। यथार्थता मतलब जो प्रत्यक्ष है वो यथार्थ है। पत्रकार हमेशा सत्य की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन तथ्यों को सही करना जो है वो जर्नलिज्म का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर आप बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते तो कम से कम प्रॉपर वे के अंदर तो उसको कन्वे कीजिए। पत्रकार हमेशा सटीकता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, मतलब एक एक्यूरेसी जो है वो उनकी जो न्यूज कन्वे कर रहे हैं उसके अंदर आनी चाहिए, उसके पास मौजूद सभी प्रासंगिक तथ्य को दिया जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो भी वो न्यूज कन्वे कर रहे हैं
उसके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर एक प्रॉपर एक मैनर होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज जो है उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। फिर देखते हैं कि पत्रकारों को स्वतंत्र आवाज होना चाहिए। इनको विशेष हितों, चाहे वह राजनीतिक, कॉर्पोरेट, सांस्कृतिक की हो से औपचारिक अनौपचारिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए। निष्पक्षता हमेशा संभव नहीं होती है, मतलब हमेशा जो है वो हम लोग फेयरनेस जो है वो आशा नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस हैं वहां पर तो हो सकती है। तो जो है यहाँ पर उदाहरण के लिए क्रूरता या अमानवीयता के मामले में तो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्क्रिमिनेशन या फिर हम लोग कहें कि फेयरनेस जो है वो कम देखने को मिलती है। लेकिन निष्पक्ष रिपोर्टिंग विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण जो है ये करती है। चलिए ह्यूमैनिटी की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमैनिटी जो है उसमें पत्रकारों को कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, कोई भी हार्म जो है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। जो प्रकाशित या प्रसारित होता है वह हानिकारक हो सकता है, लेकिन पत्रकारों को दूसरे के जीवन पर उनके शब्दों और चित्रों से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जो है पता होना चाहिए। तो जर्नलिज्म के अंदर ह्यूमैनिटी का ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उससे उस अगले व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी मतलब जो जवाबदेहिता है, कौन जिम्मेदारी इस चीज की लेगा। तो व्यावसायिकता और जिम्मेदारी पत्रकारिता का एक निश्चय संकेत खुद को जवाबदेह ठहराने की क्षमता है। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी जो है एक बॉडी होनी चाहिए जो इसके लिए जो है जिम्मेदार हो। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर जो है वो बात की जा रही थी सोशल मीडिया पे हेट स्पेस के बारे में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बाल मृत्यु दर में कमी जो है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के अंदर रिसेंटली कमी आई है। कैसे कमी आई है, क्या रीजन है इसके पीछे, हम लोग बात करेंगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या फाइंडिंग्स है, बेसिक टर्म्स क्या है। ठीक है, इन तमाम बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो ये जो आप लोग देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी जो है, इसका टारगेट 3 जो है हेल्थ के बारे में, वो भी इसमें बात करेंगे हम लोग। चलिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नमूना पंजीकरण प्रणाली। ये बेसिकली एक स्टैटिकल रिपोर्ट जो है 2020 के अनुसार भारत में 2014 के बाद से जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में जो है वो कमी आई है। यानी कि अगर हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को काउंट करें तो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको उसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है एसआरएस, ठीक है, इसके अंदर भारत के जो आरजीआई हैं, आरजीआई मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पहले ही नवजात मृत्यु दर जो है वो एसडीजी का एक लक्ष्य जो है वो बना हुआ है। तो उसके 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, केरल है, केरल, ठीक है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो यहां पर नवजात जो मृत्यु दर है, ठीक है, तो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपको पता है कि 2015 के अंदर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उस समय टोटल 17 गोल डिसाइड किए गए थे। उसमें अगर हम लोग तीसरे गोल की बात करें तो वो बेसिकली हेल्थ को लेकर है। और ये जो राज्य आप लोग देख रहे हैं ये इस लक्ष्य को भी हासिल कर चुके हैं। ठीक है, तो केरल ने जो है वो 4 लक्ष्य है, दिल्ली ने 9, तमिलनाडु ने 9, महाराष्ट्र ने 11, जम्मू ने 12 और पंजाब ने 12। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हम लोग को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए अदर फाइंडिंग्स क्या है। तो पहले ही 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर जो है वो एसडीजी लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। ठीक है, 11 और हैं इसके अंदर, 11 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भी इस चीज को हासिल कर चुके हैं। बालिकाओं के लिए U5MR बालकों की यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है अंडर 5 ईयर जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, तो बालकों की 31 की तुलना में जो है वो अधिक है, 33 है। तो बेसिकली फीमेल्स की जो है क्या है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वो लड़कों की तुलना में क्या है अधिक है। तो लड़कों की अगर हम लोग बात करें 33 है, ठीक है, सॉरी 31 है, तो लड़कियों की कितनी है 33 है। ये कितने पर है, ये 1000 के ऊपर है, 1000 बच्चों पर। तो 1000 बच्चों पर जो मृत्यु दर है तो लड़कियों की मृत्यु जो है वो 33 की होती है और लड़कों की 31 की मौत होती है। ठीक है, बेसिक टर्म्स अगर हम लोग देखें तो क्रूड बर्थ रेट जो है वो आप लोग समझिए। तो इसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। अभी हम लोगों ने समझा कि जितने भी बच्चों की मृत्यु हो रही है वो उसके रेट काउंट ऑन डिपेंड ऑन 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, द टोटल फर्टिलिटी रेट इज एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वुड बियर एट द रिप्रोडक्टिव एज। तो एक महिला अपने जीवन काल के अंदर, ठीक है, वो कितने बच्चे, औसत बच्चे जो है वो जो है उनको जन्म देती है। तो 2022 में भारत की वर्तमान प्रजनन दर जो है वो प्रति महिला 2.159 है। मतलब एक महिला जो है वो लगभग 2.1, ये एवरेज वैल्यू है, लगभग 2, हम लोग कहते हैं कि 2 बच्चे जो है वो एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है।
ठीक है, जो 2021 से 0.92 जो है वो कम है। तो 2021 के अंदर जो थी रेट उससे कम जो है 0.92, मतलब 2021 के अंदर इससे भी ज्यादा थी। तो वहां पर जो है लगभग 3 के आसपास पहुंच गई थी, अब जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम लोग बात करें नियोनेटल डेथ्स की, नवजात मृत्यु दर की बात करें, तो शिशु के जीवन काल के पहले 28 दिनों के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है तो वो इस डेथ के अंदर काउंट की जाती है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है वो इसके अंदर आती है U5MR के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग देखें शिशु मृत्यु दर, तो ये प्रति 1000 पर जो है वो हम लोग काउंट करते हैं कि एक साल के अंदर 1000 बच्चों पर कितने जन्म जो हैं वो हुए हैं, तो ये चीज जो है वो इसके अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें अबाउट SRS की, ठीक है, क्या चीज है SRS? अभी हम लोगों ने देखा एक सैंपल जो है वो एक सिस्टम है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर यानी कि राज्य स्तर पर शिशु मृत्यु दर, ठीक है, इनको काउंट किया जाता है। इसके साथ में हम लोग कहें कि जितने भी अदर फर्टिलिटी जो है IMR, BR, DR, इनको सबको जो है वो एक अनुमान करने के लिए जनसांख्यिकी एक सर्वेक्षण है, एक सर्वे है। इसकी शुरुआत 1964 65 के अंदर जो है वो की गई थी। तो भारत के RGI के द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा ये पूरा का पूरा ये रिपोर्टिंग जो है वो की जाती है। तो भारत के अंदर रिसेंटली चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। RGI की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। गृह मंत्रालय के अधीन जो है इसकी स्थापना की गई, होम मिनिस्ट्री के तहत। ये जनसांख्यिकी जितने भी सर्वेक्षण होते हैं भारत के अंदर इनके द्वारा करवाए जाते हैं और उनका परीक्षण करना, जो भी आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनको एनालिसिस करना, ठीक है, और उनको रिलीज करना काम किसका है? इसी आरजीआई जो डिपार्टमेंट है, यानी कि डिपार्टमेंट सॉरी, ये जो है आरजीआई है, इसके तहत जो है तमाम आंकड़े जो है वो जारी किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एसडीजी टारगेट 3 की, तो हेल्थ से रिलेटेड है। 2030 को हम लोगों को कुल 17 टारगेट जो है वो अपनाने हैं सभी देशों को, क्योंकि पेरिस के अंदर जो 2015 में क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको 2030 तक अपनाना है। भारत भी इसमें अग्रसर है, ठीक है, भारत भी जो है वो इसके अंदर अग्रसर है। तो 2030 तक कम से कम ये जो टारगेट 3 है हेल्थ से रिलेटेड है, इसको जो है वो अपनाया जाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात मेंस आंसर राइटिंग में लिख देनी है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यूएनएससी समिट की। तो भारत के द्वारा प्रस्तावित एक मल्टीलेटरल एक जमीन जो है, रिफॉर्म की जमीन जो है वो तैयार की गई है। बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, इंडिया का स्टैंड क्या है यूएनएससी के अंदर वो बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट की, वीकनेस की, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत का क्या स्टैंड रहा है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री की संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा ने भारत द्वारा द्विपक्षीय बहुपक्षीय कूटनीति के एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मंच जो है वो तैयार कर दिया है। क्या हुआ है, भारत ने पार्टिसिपेट किया यूएनएससी की मीटिंग में और वहां पर जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वो स्पीच भी रही है। तो 77 जो है जनरल असेंबली, उसकी उसका एक सब्जेक्ट है ना, उसका सब्जेक्ट जो है वो आपको याद रखने की जरूरत है, ए वाटर शेड मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। तो ये जो है वो इसका क्या रहा है, एक सब्जेक्ट जो है वो रहा है। बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर ही ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी जो 77 है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम लोग बात करें रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की, सुधारित बहुपक्षवाद की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस संरचनात्मक ओवरहॉल के लिए भारत की मांग में संस्थागत जवाबदेही शामिल जो है वो होनी चाहिए। मतलब भारत ने जो है वो भी इस चीज की मांग की है कि वहां पर बेसिकली एक अकाउंटेबिलिटी का होना जरूरी है, और वो भी कौन सी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। कोई भी वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कोई वर्क होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही जो है वो बनती है। फिर हम लोग बात करें डेवलपिंग नेशंस की, तो डेवलपिंग नेशंस वैसे ही आप लोग को पता है कि अभी काफी ज्यादा पिछड़ रहे हैं, तो विकासशील देशों का व्यापक प्रतिनिधित्व वहां पर होना चाहिए यूएनएससी के अंदर। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में विकासशील देशों की जो बढ़ती हिस्सेदारी दुनिया भर में विश्वास और नेतृत्व जो है वो बढ़ावा दे सकती है। तो भारत इसमें प्रयासरत है कि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी भागीदारी को वहां पर बढ़ाया जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करें यूएन के फॉल्टीनेस की, तो युद्धों को रोकने के अंदर जो है वो अभी असमर्थता दिखाई है यूएन ने। बेसिकली आपको पता है यूक्रेन और रशिया के अंदर जो वॉर चल रहा है, यूएन अगर इसके अंदर थोड़ा सा इंटरप्शन करता, देखता इस मैटर को, तो ये युद्ध नहीं हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है इसके आउट ऑफ कंट्रोल रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे जो है
महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा कि यूएन की लीडरशिप के अंदर जो है ये तमाम कार्य जो है वो होते दिख रहे हैं, क्योंकि यूएन जो है वो कहीं ना कहीं अलाइंड है यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग बात करें चाइनीज राइज एंड एग्रेशन की, चीन का उदय और इसकी हमलावर नीतियों की बात करें, तो दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में चीन ने अपनी कार्रवाई के माध्यम से भी संयुक्त राष्ट्र शैली के बहुपक्षवाद की सीमाओं का क्या किया है, रेखांकन किया है। लेकिन क्या यूएन वाकई में कमजोर है या यूएन की पॉलिसीज कमजोर है? देखिए, बेसिकली यूएन के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको यूएसए बड़ा हल्के में लेता है, क्योंकि वो पॉलिसीज यूएसए के द्वारा ही बनाई जाती है इनडायरेक्टली। तो यूएन जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्टेड है यूएसए की पॉलिसीज के थ्रू। तो चीन के बढ़ते प्रभुत्व ने उसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से पश्चिमी देशों को दरकिनार करते हुए अपनी बहुपक्षीय रणनीतियों को तराशने के लिए प्रेरित किया है। रूस और ईरान का जो है वो बेसिकली क्या हुआ है, एक दूसरे से आइसोलेशन हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से जो है अलग हुए हैं, बिल्कुल आइसोलेट जो है वो हो चुके हैं रशिया और ईरान। इसके साथ में ही यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएसए के द्वारा ताइवान संबंधी मामले में आगे बढ़ने जो आगे कदम है वो भी बढ़ाए जाना। तो ये क्या है, बेसिकली अमेरिका को अलाउ करता है कि आप दूसरे देशों के अंदर जितनी भी उनकी पॉलिसीज हैं उसमें इंटरप्शन जो है वो इनके सामने, आंखों के सामने होते हैं, लेकिन यूएन कुछ भी नहीं करता है। जैसे ताइवान है, अभी रिसेंट ताइवान का मामला काफी बर्निंग चल रहा था। ठीक है, लेकिन इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले G4 की हम लोग बात करेंगे। G4 में ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान शामिल है। G4 के अंदर कौन कौन शामिल है? ठीक है, G4 के अंदर शामिल है आपके ब्राजील, ठीक है, इंडिया, इसके साथ में जर्मनी और जापान, ये जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो करवाई जाती है। फिर L69 के यानी कि 69 समूह जो है इसकी हम लोग बात करें तो 69 समूह के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो है, ठीक है, उसकी बैठक हुई। और 69 समूह की सदस्यता के अंदर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और छोटे द्वीपों के विकासशील राज्यों तक जो है ये विस्तारित है। मतलब काफी बड़ा समूह जो है वो ये देखा जा रहा है। तो भारत जो है इनकी बैठकों के अंदर पार्टिसिपेट करता है, यूएन का मुद्दा जो है इसके अंदर उठाता है कि यूएन के जो बेसिकली इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर रिफॉर्म किया जाए। अदर अदर कंट्रीज के जितने भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा सा वापस से देखा जाए, जो यूएन चार्ट है इसको वापस से रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इंडियाज एंगेजमेंट ऑन द साइड लाइन ऑफ द यूएन, तो इंडिया कैरिकॉम यानी कि कैरेबियन जो कम्युनिटी है, ठीक है, इसके साथ में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ही कि ये ट्राई जो जंक्शन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ठीक है, भारत, फ्रांस और यूएई ये भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो टर्म्स हैं, ये जो देश हैं, इनके साथ में भारत का जो है वो बहुत अच्छा एंगेजमेंट यहाँ पर हुआ है। लेकिन बेसिकली यूएन के अंदर जो है इनको क्या कर दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो हमने पहले ही जिक्र किया है कि यूएन जो है वो एक मूक दर्शक बना हुआ है रूस यूक्रेन के युद्ध के अंदर। इसके बाद कोविड-19 के अंदर जो भी मसला हुआ, कई देशों पर प्रतिबंध लगाया गया, उस समय भी यूएन का कोई भी जवाब नहीं आया था। तो रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी प्रेरित प्रतिबंधों के कारण यूनाइटेड नेशंस के सुधार की आवश्यकता पहले से ही कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने की संभावना है। विश्व व्यवस्था के लिए इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जो है वो दृढ़ करता है। ठीक है, अच्छा, समरकंद की हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक इमर्जिंग वर्ल्ड जो है उसका एक मिनिएचर आर्ट है ना। चलिए बात करेंगे क्या चीज है ये, कॉन्टेक्स्ट क्या है। पोजीशन ऑफ कंट्रीज ड्यूरिंग द समिट, ठीक है, फिर यूएस स्टैंड एट प्रेजेंट, इंडिया का स्टैंड क्या है उसके अंदर, तो इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ऐतिहासिक शहर है समरकंद, हाल ही में इसमें संपन्न जो है एससीओ की बैठक कंडक्ट करवाई गई है समरकंद के अंदर, और वहां पर एक टैगलाइन जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है, आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि आदर्श विश्व व्यवस्था के बारे में जो है वो यहां पर बात की गई। ठीक है, चलिए, तो रूस बेसिकली यानी कि पोजीशन ऑफ कंट्रीज ड्यूरिंग समिट, रूस का क्या स्टैंड रहा है। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की स्पष्ट रूप से जांच की जा रही थी। ठीक है, ठीक है, चाइना जो है वो उसका क्या स्टैंड है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का समर्थन करने की प्रतिज्ञा के बदले में ताइवान पर रूस के साथ हुए समझौते के कारण चीन जो है आलोचनीय स्थिति में जो है वो पहुंच गया था। तो बेसिकली ताइवान के अंदर जब अभी नैन्सी पेलोसी जो है, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, वहां पर विजिट की थी। उसके बाद में चाइना जो है वो काफी बौखलाया हुआ था। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल स्टेज की, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ने केंद्रीय मंच पर लोकतांत्रिक देशों को जो है वो चुना है।
पाकिस्तानी वायुसेना का आधुनिकीकरण, अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी वायुसेना के आधुनिकीकरण पर निर्णय जो है वो किया गया है। पाकिस्तान को चीन का करीबी सहयोगी बनने से रोकना जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पाकिस्तान और चाइना जो है वो काफी नजदीक आ रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या हम लोग बात करें पोर्ट्स बंदरगाहों की बात करें, तो वहां से जो है चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं। भारत के स्टैंड की बात करें तो अब युद्ध का युग नहीं है। भारत अगर युद्ध करता है किसी भी परिस्थिति में, तो हम लोग 2 शताब्दियां जो है वो पीछे हो सकते हैं। तो भारत अभी युद्ध की कंडीशन में नहीं है, भारत अपनी इकोनॉमी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। तो भारत ने रूस से 2-2 कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, युद्ध को रोकना चाहिए, और जो यूक्रेन के साथ में हो रहा है उसको जो है रोकना चाहिए। भारत का ये स्टैंड रहा है। ठीक है, कहां पर, एससीओ की बैठक के अंदर, जो कि समरकंद में हुई है। कूटनीति और लोकतंत्र की अगर बात करें तो भारत एकमात्र देश था जिसने सभी शत्रुओं की समाप्त करने और कूटनीति तथा लोकतंत्र अपना जाने की मांग की है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तेल संकट की, तो खाद्यान्न की जो है वो कमी हमको नजर आती दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन, रशिया, जहां से गेहूं जो है वो एक्सपोर्ट होता था, तो कहीं ना कहीं अब जो है वो हमको क्या कमी जो है वो नजर आ रही है। तो एससीओ के अंदर इस मुद्दे को भी उठाया गया। फिर मुद्दे को उठाया गया ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस की, एक देश से दूसरे देश के अंदर, इस मुद्दे को उठाया गया। फिर पाकिस्तान के संदर्भ में बात की गई कि पाकिस्तान के लिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य मिडिल एशिया के लिए एक स्थल मार्ग से एक बिल्कुल क्या चाहिए, ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस जो है वो प्रदान करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के संदर्भ में जो है वहां पर बातचीत की गई। कंक्लूजन में बात करें तो एससीओ की जो मीटिंग अभी रिसेंटली करवाई गई, तो क्वाड, तो भारत के हितों की रक्षा होनी चाहिए। मतलब क्वाड एक ऐसा मंच हो सकता है जो भारत को इंडो पैसिफिक में अपने हितों की रक्षा करने के लिए सक्षम बनाएगा। तो क्वाड के अंदर आपको पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, ये सब शामिल हैं। इसके लिए एससीओ जो है ड्रेस रिहर्सल जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें बायलैटरल रिलेशंस की, तो भारत को नई विश्व व्यवस्था में अपने लिए एक ध्रुव जो है एक पोलर बनाने के लिए लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये इसका बायलैटरल रिलेशन है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असेंबली की, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक जो है वहां पर भी एससीओ की बात की गई। तो अमेरिका और रूस दोनों ने पहली बार घोषणा की कि वे यूएनएससी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके विस्तार पर क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। चलिए, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। आपकी तरफ से जो भी कोई सजेशन है मुझे आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे और पीडीएफ नोट जो है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जल्द ही जो है वो आपके लिए अक्टूबर मंथ का फर्स्ट सेशन जो है वो लाया जाएगा। थैंक यू।